वेलकम टू डेली फैक्ट इनिशिएटिव फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस एग्जाम एज वेल एज जो हिमाचल प्रदेश और नेशन वाइड जो है वो जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें जो है वो जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी एनवायरनमेंट करंट अफेयर एज वेल एज साइंस एंड टेक ये सभी सब्जेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। उन सभी के रिगार्डिंग जो है वो हमने एक न्यू सीरीज़ जो है वो शुरू की है और इस सीरीज़ की जो है वो आज क्लास फिफ्थ है जिसमें हम कवर कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके बाद जो है वो हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को कवर करेंगे एज वेल एज एनवायरनमेंट को भी जो है वो हम साथ में कवर करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। इससे पहले की क्लासेस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्लास में जो है वो हम मुगल अंपायर को पूरा कवर कर चुके हैं, एक क्लास में हमने कवर किया है पूरा। सेकंड में हमने जो है वो रीजनल स्टेट्स के बारे में बात किया था, ये बात की थी। देन उसके बाद जो हमारी थर्ड क्लास रही उसमें हमने यूरोपियंस को पढ़ा कि किस तरह से यूरोपियंस जो है वो भारत में आए और एक ट्रेडिंग कंपनी से किस तरह से जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल कंट्रोल शुरू किया। देन उसके बाद हमने 1675 से लेकर, या अगर हम बात करें 1765, नॉट 1675 बट 1765 से लेकर जो है वो जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी 1765 में, उसके बाद से लेकर जो है वो हम लॉर्ड वेलिस्ली तक जो है वो कवर कर चुके हैं। या अगर हम बात करें हमने जो है वो आपका रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस और सर जॉन शोर, ये चार ये जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है इनके बारे में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इनके टाइम पे जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे, जो बैटल्स थी, उन सभी को हमने कवर कर दिया। और आज हम बात करेंगे वेलिस्ली के बारे में, प्लस साथ में वेलिस्ली से लेकर हम जो है वो विलियम बेंटिक की शुरुआत होने तक यानी कि 1828 तक जो है वो हम कवर करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 1798 से लेकर 1828 तक के जितने भी इवेंट्स हैं गवर्नर जनरल वाइज जो है उनको कवर कर रहे हैं। और हमारा जो मीडियम रहेगा मेनली अगर हम बात करें तो नोट्स तो हमने इंग्लिश में बना रखे, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो हम हिंदी में करते हैं ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी जो है वो प्रॉपरली जो है वो हमारे इस इनिशिएटिव से हेल्प ले सके। तो शुरुआत करते हैं लॉर्ड वेलिस्ली के साथ। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि इनका जो गवर्नर जनरल ये भारत के लिए रहे 1798 में आए थे, यानी कि 1798 में ये आए थे और 1805 तक जो है वो ये गवर्नर जनरल भारत के लिए रहे। जब ये भारत में आए तो ये एक जो है वो आइडिया लेकर आए सब्सिडरी अलायंस का। इसको जो है वो सहायक संधि भी कहा गया है, सब्सिडरी अलायंस, जिसको लेकर ये भारत में आए थे। एक पॉइंट याद रखना कि इन्वेंट नहीं किया था इन्होंने सब्सिडरी अलायंस को, इन्होंने जस्ट जो है वो यूज किया था सब्सिडरी अलायंस को। इससे पहले ये माना जाता है कि ड्यूप्लेक्स था, कोई फ्रेंच गवर्नर था ड्यूप्लेक्स, उसने जो है वो सब्सिडरी लाइंस को यूज़ किया था। मेनली क्या टारगेट था कि जो इंडिया की जो प्रिंसली स्टेट्स है उनमें जो है वो इंटरफेयर करने की पॉलिसी को जो है वो मॉडिफाइड किया था इन फॉर्म ऑफ सब्सिडरी लाइंस। किस तरह से जो है वो भारतीय जो राजा थे उनके पॉलिटिकल रिलेशंस या कम्युनिकेशन में इंटरफेयर किया जाए, ब्रिटिशर्स ने उसके लिए एक पॉलिसी बनाई थी जिसको कहते हैं सब्सिडरी अलायंस। इनके टाइम पे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी और ट्रीटी ऑफ बसीन, ये ट्रीटी ऑफ बसीन से मेंस में भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन हमारा जो इनिशिएटिव है वो मेनली जो है वो उन एग्जाम्स के लिए है जहाँ पर मेंस जो नहीं होते, वहाँ पर जितने भी वन डे एग्जाम्स है, लाइक एक प्री हुआ और देन उसके बाद रिजल्ट और ज्वाइनिंग, उन सभी के लिए जो वो मेनली हमारा फोकस है। नेपोलियन का खतरा था इस टाइम पे। ये जब भारत में आए तो मेनली क्या था कि ये डर था कि नेपोलियन जो है वो भारत पर अटैक कर सकता है। इन्होंने डिफीट किया था टीपू सुल्तान को और जो ये रिजल्ट था इसका वो था फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। वेलिस्ली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कि वेलिस्ली को जो वो बंगाल टाइगर भी कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। बंगाल टाइगर किस गवर्नर जनरल को कहा गया है तो ये पूछा जा सकता है। इनकी जो अप्रोच थी वो एक तो पॉलिसी ऑफ वॉर थी कि हमें लड़ाई भी लड़नी है और साथ में डिप्लोमेसी भी। डिप्लोमेसी के एग्जाम्पल में आती है सब्सिडरी अलायंस और वॉर के एग्जाम्पल में आती है लाइक एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, इस तरह से। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट 1803 में यहाँ पर जो है वो मुगल एम्परर जो है वो एज अ पेंशनर जो है वो रख लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब यहाँ पर एक बात समझो कि 1612 में या 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी गई थी मुगल एम्परर जहांगीर के पास, सर कंपनी लगाने के लिए परमिशन चाहिए। और यहाँ पर 1803 में वही एम्परर जो है वो अब क्या है, पेंशनर है कंपनी का। सब्सिडरी लाइंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये इन्होंने इन्वेंट नहीं किया था, सबसे पहला पॉइंट कि वेलेस्ली ने इन्वेंट नहीं किया था। ड्यूप्लेक्स वाज द पर्सनालिटी जिसने सबसे पहले यूज किया था। फीचर्स की अगर हम बात करें, अब अगर हमें मेंस में लिखने के लिए आता है तो हम इसको जो है वो क्लासीफाई करके लिख सकते हैं अलग से, लाइक ब्रिटिशर्स के लिए क्या फीचर्स थे और साइनिंग स्टेट, जो स्टेट इसको साइन कर रही है उसके लिए क्या फीचर थे। तो सबसे पहले साइनिंग स्टेट के बारे में बात करेंगे कि जो स्टेट इसको साइन कर रही है उसके लिए क्या क्या जो है वो शर्तें रहेगी, कंडीशंस रहेगी। तो सबसे पहली कंडीशन रहेगी कि एक स्टैंडिंग ब्रिटिश आर्मी जो है
जो स्टेट इसको साइन करेगी उसके कोर्ट में रहेगी या उसके पास एक स्टैंडिंग आर्मी रहेगी जिसका जो खर्चा है जो ये साइन कर रही है स्टेट वो देगी। देन उसके बाद एक ब्रिटिश रेजिडेंट होगा कोर्ट में, जो साइन करेगा स्टेट उसके कोर्ट में जो है एक ब्रिटिश रेजिडेंट होगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉरेन रिलेशन, डिफेंस और कम्युनिकेशन, ये तीनों जो है वो सरेंडर करना पड़ेगा। यानी कि किसी भी तरह के जो है वो फॉरेन रिलेशंस नहीं बना सकते बिना ब्रिटिश की परमिशन से, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते आप किसी भी दूसरे राजा के साथ। और डिफेंस जो है वो जब ये स्टैंडिंग आर्मी बन गई तो इस यहाँ पर डिफेंस चला गया इस स्टैंडिंग आर्मी के पास। और ब्रिटिश की तरफ से क्या था कि ब्रिटिश ने कहा कि हम आपको डिफेंस प्रोवाइड करेंगे। और सेकंड पॉइंट जो उन्होंने कहा यहाँ पर कि हम क्या करेंगे, आपके जो इंटरनल मैटर्स है उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। दो पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट ये हो गया कि जो स्टैंडिंग आर्मी थी इसका खर्चा जो है वो कंपनी जो साइन करेगी स्टेट उसको देना पड़ेगा, कंपनी इसका खर्चा नहीं पे करेगी। इसका रिजल्ट क्या होता है, फीचर्स तो थे, रिजल्ट की अगर हम बात करें तो जो आर्मी का खर्चा था वो बहुत ज़्यादा था। कंपनी उसको पे करने के लिए, जो लोकल जो राजा लोग थे वो कंपनी को पे करने के लिए फेल थे, वो नहीं पे कर पाते थे, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, डेबिट बर्डन, जो साइनिंग स्टेट थी उसके ऊपर कर्जा बढ़ गया। जब कर्जा बढ़ गया तो फाइनली क्या हुआ, स्टेट को टेक ओवर ही कर लिया कंपनी ने। तो इस तरह से बिना लड़ाई से ही जो है वो काफ़ी सारी स्टेट्स को एनेक्स किया गया। ब्रिटिशर्स के लिए इसका फ़ायदा क्या हुआ कि बिना लड़ाई लड़े ही जो है वो स्टेट मिल रही है, बिना लड़ाई लड़े ही कंपनी का विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन दोनों जो है वो हो रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है, ये प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी स्टेट ने साइन किया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद ने 1798 में किया था, हैदराबाद यानी कि निज़ाम। और हैदराबाद एक जो है वो स्टेट बनी थी, कौन से ईयर में बनी थी, और हैदराबाद का जो फाउंडर था वो कौन था। अब ये आपको बताना है कि जो हैदराबाद का फाउंडर था वो कौन था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैसूर की अगर हम बात करें 1799 में हुआ था, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जब खत्म हुई थी टीपू सुल्तान की डेथ, तो उसके बाद जो ओल्ड डायनेस्टी थी वुडियार डायनेस्टी उसको रिस्टोर किया था, कृष्ण राजा थर्ड को जो है वो यहाँ पर दोबारा से जो है वो मैसूर का राजा बनाया था और उससे सब्सिडरी लाइन साइन करवाई थी। तंजौर से जो है वो साइन करवाई थी 1799 में, अवध से साइन करवाई थी 1800 में, पेशवाज ने साइन करी थी 1802। ये पेशवाज जब वो अटैक किया था जसवंतराव होलकर ने पेशवा के ऊपर, तो पेशवा मदद के लिए चल गए थे कंपनी के पास। तो कंपनी ने सबसे पहले कहा कि सब्सिडरी लाइन साइन करो तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे। तो 1802 में सब्सिडरी लाइन साइन करी थी। सिंधियाज ने जो है वो 1803 में की थी और गायकवाड़ ने 1803 में। तो ये इंपॉर्टेंट ईयर्स है, ये वेरी भी करते हैं काफ़ी बार, एनसीईआरटी में अलग होते हैं और स्टैंडर्ड बुक्स में अलग, तो आप इनको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही जो है वो फॉलो करना। देन उसके बाद अदर इवेंट्स की अगर हम बात करें जो इनके टाइम पे हुए, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे, तो सबसे पहला फोर्ट विलियम। ये जो फोर्ट विलियम था इसका जो मेन टारगेट था वो ये था कि जो सिविल सर्वेंट भारत में आ रहे हैं यूरोप से, उन्हें भारत के बारे में नहीं पता है, भारत के लैंग्वेजेस के बारे में नहीं पता, भारत के कल्चर के बारे में नहीं पता। तो यहाँ पर फोर्ट विलियम का जो मेन टारगेट था जो इन्होंने बनाया कि सिविल सर्वेंट को इंडियन लैंग्वेजेस में या फिर इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ाना। लेकिन 1802 में इसको बंद कर दिया गया था। ट्रीटी ऑफ देगांव हुई थी 1803 में, जिसमें भोसले और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रीटी साइन की थी, एक पीस ट्रीटी थी। बैटल ऑफ पूना 1802, जिसका जो रिजल्ट था वो आपका बसीन था और फाइनली मराठास का सरेंडर, एक तरह से सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में। अब होता क्या है यहाँ पे कि यशवंत राव जो क्या करते हैं, यशवंत राव होलकर जो है वो डिफीट करते हैं पेशवाज की कंबाइन आर्मी को, पेशवा और सिंधिया ये दोनों की कंबाइन आर्मी को यशवंत राव होलकर जो है वो डिफीट करते हैं, हरा देते हैं। देन पेशवा क्या करते हैं, भाग कर चले जाते हैं, बाजीराव जो टू थे वो भाग कर चले जाते हैं कंपनी के पास यानी कि ब्रिटिश के पास फॉर हेल्प, और ब्रिटिश क्या करते हैं सब्सिडरी लाइन साइन करवाते हैं। और फाइनली क्या होता है, इसका जो रिजल्ट था, ब्रिटिश आर्मी जाती है यशवंत राव होलकर को डिफीट करती है और एक ट्रीटी ऑफ बसीन होती है जिसमें पेशवा कि अगर हम बात करें फाइनली जो है वो सब्सिडरी लाइन साइन कर लेते हैं कंपनी के साथ। देन लास्ट पेशवा की अगर हम बात करें तो बाजीराव सेकंड जो है उनको कहा गया है, और ये कहीं ना कहीं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में भी जो वो इन्वॉल्व थे, जो अभी होगी 1817 से लेकर 19 के बीच में, इसको भी हम कवर करेंगे। देन उसके बाद जो नाना साहिब थे, ये ड्यूरिंग आपका जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ उसमें जो है वो नाना साहिब जो है वो कानपुर से लीड किए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल जो बने भारत के लिए वो थे लॉर्ड जॉर्ज बैरलो। इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक्टिंग गवर्नर जनरल है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि एक्टिंग गवर्नर जनरल कौन था। देन उसके बाद इनके टाइम पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ सबसे पहला वो है वेल्लोर म्यूटनी। वेल्लोर म्यूटनी ये पूछा गया क्वेश्चन एक बार। तो एक पॉइंट जो हिडन पॉइंट है, जो इन डेप्थ अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वेल्लोर के टाइम पे मद्रास का जो गवर्नर था वो विलियम बेंटिक था, जो बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। रीजन क्या था, रीजन था जो एक तरह से आर्मी में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए ब्रिटिशर्स ने। उन्होंने कहा कि आपको हेलमेट जो है वो डालना पड़ेगा। अब हेलमेट जो है वो डायरेक्ट अटैक था एक तरह से,
हिंदुओं के कल्चर पे, क्योंकि हिंदू जो है वो पगड़ी डालते थे, अब सिपाही पगड़ी बांधते, तो इससे जो है वो उनके डायरेक्ट जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ पर या रिलीजियस जो हमारे सेंटिमेंट्स थे उनके ऊपर अटैक था, तो इसलिए जो है वो यहाँ पर स्प्रेड किया। दूसरा एक कारण था कि स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, जिस तरह से क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड हो रहा था वो भी एक जो है वो खतरा बना हुआ था, और इसकी वजह से भी जो है वो इंडियन जो सिपाहीज थे, इंडिया के जो इंडियन जो सिपाहीज थे ब्रिटिश आर्मी में, उन्होंने रिवोल्ट किया। बैंक ऑफ कलकत्ता बनाया गया 1806 में इनके टाइम पे। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है लॉर्ड मिंटो वन, 1806 से लेकर 1813 के बीच में। लॉर्ड मिंटो वन के टाइम पे यहाँ पर राइज ऑफ महाराजा रंजीत सिंह है पंजाब में। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इन्होंने मराठास को डिफीट कर दिया, ठीक है, इन्होंने मैसूर को एलिमिनेट कर दिया, इन्होंने हैदराबाद को जो है वो अनेक्स कर लिया, सबसिडी अलायंस साइन कर ली। वाई नॉट पंजाब? पंजाब को क्यों नहीं किया जब महाराजा रंजीत सिंह यहाँ पर राइज कर रहे थे? इनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि हमने पेंशनर, मुगल एम्परर को भी पेंशनर बना दिया, तो पंजाब को हमने क्यों नहीं एनेक्स किया? मतलब लाइक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब को क्यों एनेक्स नहीं किया इस टाइम पे, जबकि यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह जो है वो राइज कर रहे थे, तो ईजी था उस टाइम पे। इवन यहाँ पर बात करते हैं 1799 में, और उसके बाद 1802 लाहौर और अमृतसर दोनों को कंबाइन करके पंजाब जो है एक स्टेट बनाई। इसका कारण ये था कि इस टाइम पे हमने एक पहला पॉइंट पढ़ा था कि नेपोलियन का खतरा भारत पे अटैक करने का, ठीक है। सेकंड पॉइंट की जो अफगान वाला रीजन था ये एक ट्राइबल रीजन था, यहाँ से जो है वो फ्रिक्वेंटली जो है वो अटैक होते थे भारत पे, इन्वेजन होते थे। तो इस टाइम पे लॉर्ड मिंटो वन ने क्या किया, महाराजा रंजीत सिंह क्योंकि एक स्ट्रांग रूलर थे और उन्हें ये लगा कि पंजाब जो है वो एज अ बफर काम करेगा, अगर यहाँ से कोई अटैक करता है तो पहले ही पंजाब से वो लड़के वापस चला जाएगा, या हमें जो है वो टाइम मिल जाएगा प्रॉपर तैयारी का। तो इसलिए पंजाब के साथ इन्होंने क्या करी, दोस्ती, और इस दोस्ती का नाम है ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809। इस ट्रीटी में ये कहा गया कि सतलुज जो है वो ईस्टर्न बाउंड्री है पंजाब की, इससे इधर ब्रिटिश अंपायर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। देन उसके बाद गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म जो है वो 1809 में लिखी है राजा राम मोहन रॉय ने। यहाँ से कहीं ना कहीं सोशल अवेकनिंग भी शुरू होती है, और जो आपका गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म है ये एग्जाम में पूछी भी गई है एक बार, किसने लिखी है? राजा राम मोहन रॉय ने। इसका हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा है, तो उसको ध्यान रखना। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है वेलूथम्पी रिवोल्ट। वेलूथम्पी रिवोल्ट का रीजन जो था वो था सब्सिडियरी अलायंस। हुआ क्या था कि जो त्रावणकोर थी, स्टेट ऑफ त्रावणकोर, इन्होंने क्या किया था, सब्सिडियरी लाइन साइन कर ली थी। अब जब सब्सिडियरी लाइन साइन कर ली, वी नो दैट कि इतना ज़्यादा खर्चा था आर्मी का कि नहीं पे कर पा रहे थे, और फाइनली जो है वो जो आपकी यहाँ की जो राजा थे उन्होंने जो है वो सरेंडर कर दिया था ब्रिटिश को, और कंपनी को जो है वो टेक ओवर, कंपनी ने टेक ओवर कर लिया था स्टेट को। अब यहाँ पर इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे वेलूथम्पी, इन्होंने क्या किया, सेना के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया, और इसमें जो है वो उन्हें जो है वो जो यहाँ का राजा था उससे सपोर्ट नहीं मिली, और फाइनली जो है वो रिवोल्ट को क्रश कर दिया और वेलूथम्पी को मार दिया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है नेक्स्ट वो है लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का जो टेन्योर रहा है वो 1813 से लेकर 1823 तक रहा है। इनके टाइम पे चार्टर एक्ट 1813 आया, जिसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। देखो रिफॉर्म्स में हमने पहली बात की थी उसकी गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म की। देन उसके बाद गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म लिखी तो राजा राम मोहन रॉय ने, लेकिन उसको पढ़ने के लिए लोग नहीं थे, तो उन्होंने एक सभा बनाई, आत्मीय सभा, जिसमें उन्होंने गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म में जो आइडियाज़ लिखे सोशल रेवोल्यूशन के, सोशल चेंजेस के, सोशल इक्वालिटीज़ के, उनको पढ़ने के लिए एक सभा बनाई जिसका नाम था आत्मीय सभा। 1814 में ये बनाई, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ये भी राजा राम मोहन रॉय ने बनाई थी। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ जो हिमाचल की हिस्ट्री के साथ भी लिंक करता है, एंग्लो नेपाल वॉर 1814 से लेकर 1816 के बीच में हुई, जिसका जो रिजल्ट था वो था ट्रीटी ऑफ सगुली, और ये सगुली की जो ट्रीटी है 4 मार्च 1816 में हुई, इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद 1817 में अगर हम बात करें सोशल रिफॉर्म्स में, देखो एक हिंदू कॉलेज बनाया गया, इसमें राजा राम मोहन रॉय, राधाकांत देव और डेविड हेरे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये हिंदू कॉलेज कलकत्ता में बना, और इस हिंदू कॉलेज ने जो है वो बाद में एक मूवमेंट भी लीड की, ठीक है। यहाँ पे एक प्रिंसिपल थे हेनरी विवांसो, जिन्होंने एक मूवमेंट जो है वो लीड किया, उसको भी हम कवर करेंगे। 1817 में पिंडारी वॉर हुई, जिसमें हमने बात की थी कि सबने मिलकर जो है वो लाइक राजपूत और ब्रिटिश ने मिलकर पिंडारीज को जो है वो एलिमिनेट किया। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, जिसमें मराठा जो है वो फाइनली डिफीट हुए थे। बाजीराव की एक कोशिश थी कि बाजीराव ने मिलकर जो है वो कोशिश करी थी कि अपने सारे जितने भी जो मराठा सरदार थे उनको यूनाइट किया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक वॉर जो है वो शुरू की, बट लेकिन इस वॉर में डिफीट हुए थे, और कहीं ना कहीं पिंडारी वॉर को थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी कहा जाता है। पिंडारी वॉर को हम बहुत अच्छे से ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देन उसके बाद 1820 में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो प्रिसेप्ट ऑफ जीसस जो है वो राजा राम मोहन रॉय ने लिखी, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सोशल रिफॉर्म्स की मूवमेंट भी जो है वो यहाँ से शुरू होती है। रोहतवाड़ी महल एंड महलवाड़ी सेटलमेंट, ये दो इंपॉर्टेंट है।
सेटलमेंट जो कि रेवेन्यू कलेक्शन के रिगार्डिंग है, यानी कि रेवेन्यू रिफॉर्म्स, या उसको हम एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स भी हम कह सकते हैं। रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो वो न्यू सिस्टम्स जो है वो लेकर आए थे ब्रिटिशर्स, या उन्होंने मॉडिफाई किया था इंडियन सिस्टम्स को कि किस तरह से कौन से रीजन से रेवेन्यू कलेक्ट करना है। इससे पहले जो है वो परमानेंट सेटलमेंट थी, जिसको इंट्रोड्यूस किसने किया था उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं बता सकते तो अपनी शीट में साइड पे लिख सकते हैं, इससे हम एक एक्टिव लर्निंग प्रोसेस को प्रमोट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे एंग्लो नेपाल वॉर के बारे में, 1814 से लेकर 1816। तो सबसे पहले तो है कि नेपाल कहाँ पर लोकेटेड है, एक हिमालयन जो है वो कंट्री है। अगर हम इसके नॉर्थ वाली साइड में बात करें तो ऊपर तिब्बत है जो कि चाइना का पार्ट है, और साउथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो इंडिया, तो ऑलमोस्ट एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। पहला पॉइंट, नेपाल का जो राइज होता है वो होता है 1768 में, यानी कि 18 सेंचुरी में, मिड 18 सेंचुरी में राइज होता है। यहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम था रंजीत मलिया, ये एक स्ट्रांग जो है वो रूलर थे। इनके टाइम पे जो है वो नेपाल जो है वो राइज करता है। अब हमने ये क्लियर पढ़ा है कि जब भी कोई राजा स्ट्रांग है तो वो एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन करेगा। तो इन्होंने जो है वो चाइना की तरफ भी जाना शुरू किया, इन्होंने भारत की तरफ भी जाना शुरू किया। अब भारत में तो ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी राइज कर रही थी, तो इनको लगा कि ये कंपनी है, ये तो ट्रेड कर रही है, यहाँ के जो राजा है वो तो कमज़ोर है, तो क्यों ना मैं जो हूँ वो इंडिया की तरफ एनेक्स करता हूँ। तो इन्होंने इंडिया की तरफ जो है वो एनेक्सेशन शुरू कर दी। लेकिन कंपनी को ये लगा कि ये तो एनेक्स कर रहा है, हमारा ऑलरेडी प्लान बन रहा है, हम ऑलरेडी पॉलिटिकली कंट्रोल कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा ही भारत को, ये कहाँ से बीच में आ गए। तो फाइनली क्या होता है कि सबसे पहली जो कंडीशन बनती है यहाँ पे, ठीक है, मेन जोन्स में अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, ये इंपॉर्टेंट रीजन बनते हैं जो कि कन्फ्लिक्ट में आते हैं मेनली। अब होता क्या है कि हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर जा रहे हैं सीधा, अमर सिंह थापा को इन्वाइट करते हैं पहाड़ी राजा कांगड़ा के अगेंस्ट, क्योंकि हमने पढ़ा था संसार चंद जो है वो ऑलरेडी एक स्ट्रांग रूलर था और वो भी एक्सपेंशन कर रहा था। अब संसार चंद एक्सपेंशन कर रहा था, इससे जो और पहाड़ी जो रियासतें थी वो परेशान हो चुकी थी कांगड़ा से। तो दैट मीन्स उन्होंने एक दूसरी पावर को बुलाया जिसका नाम था अमर सिंह थापा, गुरखास को, इनको बोला कि आप कांगड़ा को डिफीट करो। फाइनली क्या करते हैं कि अमर सिंह थापा कांगड़ा के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर यहाँ से क्या होता है कि कांगड़ा के जो राजा थे संसार चंद, वो रिक्वेस्ट करते हैं महाराजा रंजीत सिंह को, ठीक है, कि आप गुरखास को डिफीट करो। अब वो एक अलग पावर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि आप हमारी हेल्प करो इन डिफीटिंग अमर सिंह थापा, इन रिटर्न आपको जो चाहिए मिल जाएगा। तो फाइनली क्या होता है कि यहाँ से सिख आर्मी जो है वो गुरखास को डिफीट करती है और सिख का जो है वो कंट्रोल होता है किसके ऊपर, कांगड़ा फोर्ट पे। लेकिन इसके बाद क्या होता है, गुरखास क्या करते हैं, अर्की सबाथू वाले रीजन में आकर सेटल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इनका डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है इन हिली स्टेट विद ब्रिटिश। अब जब शुरू हो गया तो फाइनली ब्रिटिश को मौका चाहिए था, ब्रिटिश को वो मौका मिला और उन्होंने डिक्लेयर किया एंग्लो नेपाल वॉर, और फाइनली ये वॉर एंड होती है ट्रीटी ऑफ सगुली के साथ। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रिटिशर्स ने गुरखाज की जो ब्रेवरी थी उसको देखकर उनको अपनी आर्मी में अपॉइंट किया, गुरखा रेजिमेंट। और आज भी अगर हम बात करें, भारत में भी एक आर्मी है गुरखा रेजिमेंट, और ब्रिटिश आर्मी में भी गुरखाज डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ये यहाँ से डिक्लेयर होता है। इसके बाद जो है वो इस ट्रीटी के अंडर एक पीस जो है वो पीसफुली जो है वो ट्रीटी साइन हुई सगुली में, और फाइनली जो है वो ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वो नेपाल के कोर्ट में रहेगा, ऐसा जो है वो इस ट्रीटी में बना। देन उसके बाद पिंडारी वॉर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पिंडारीज जो है वो मराठा आर्मी में सर्विस करते थे। जब मराठाज हार गए, ठीक है, तो इनके पास जो एम्प्लॉयमेंट का सोर्स था वो चला गया। जब एम्प्लॉयमेंट का सोर्स चला गया तो इन्होंने शुरू कर दिया रॉबरी करना। तो सबसे पहले इन्होंने मराठा को लूटना शुरू किया। मराठाज में समझ आया कि इनके पास तो कुछ है नहीं, ऑलरेडी हार गए हैं। फिर इनको एक अमीर लोग दिखे, वो थे ब्रिटिश। इन्होंने ब्रिटिश को लूटना शुरू किया, साथ में ये राजपूत को भी जो है वो लूट रहे थे। मतलब इंग्लिश और राजपूत दोनों परेशान थे। फाइनली क्या होता है कि ब्रिटिश एक मैसिव एक्शन जो है वो लॉन्च करते हैं, जिसमें वो राजपूत को भी इन्वाइट करते हैं, और राजपूत और ब्रिटिश दोनों मिलकर जो है वो पिंडारीज को एलिमिनेट करते हैं। और इस तरह से एलिमिनेट करते हैं कि स्टिल जो है वो कोई पिंडारी सरदार लेफ्ट बचता नहीं है बात के लिए। देन उसका रोहतवाड़ी सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो थॉमस मुनरो ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1820 में। मद्रास, असम, बॉम्बे और कुर्ग इंपॉर्टेंट रीजन है, ये याद रखना। रोहतवाड़ी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो मेनली क्या था, ये रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। अब रोड का मतलब हो गया एक तरह से फार्मर। इसमें क्या हुआ कि फार्मर को सबसे पहले बोला कि जमीन के मालिक आप, अब रेवेन्यू जो है वो आपको कैश में पे करना पड़ेगा। रेवेन्यू जो है वो कैश में पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी थोड़ी ना आटा चावल इकट्ठा करती फिरेगी, उसको तो पैसा चाहिए था, उसको तो पैसे से मतलब था। तो कंपनी ने क्लियरली ये कहा कि पैसा चाहिए भाई हमें, तो आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू सिर्फ कैश में पे करना पड़ेगा। लेकिन जो इतनी हाई डिमांड थी कि पीजेंट्स पे ही नहीं कर पाते थे रेवेन्यू डिमांड, ऊपर से अगर फेमाइन आ गई,
जो आपकी क्रॉप है वो अच्छी प्रोडक्शन नहीं रही, या फिर एक पॉइंट और आता है यहाँ पर कि कैश क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दिया था, कि कैश यानी कि जिससे पैसा मिले और वही पैसा हम जो है वो आगे जो है वो कंपनी को रेवेन्यू के फॉर्म में दे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, एक तरह से फूड क्राइसिस आने शुरू हो गए। और फाइनली यहाँ पर क्या होता है, मनी लेंडर्स का जो है वो राइज होना शुरू हो जाता है। अब किसान एक बार जो है वो रेवेन्यू पे करने के लिए फेल हो गया, तो वो किसके पास चला गया, मनी लेंडर के पास पैसा उधार लिया और फिर उसने रेवेन्यू पे किया, नहीं तो उसकी ज़मीन चल जाती। सेकंड टाइम भी ऐसा हुआ तो मनी लेंडर ने बोला कि जो पहले की जो रेवेन्यू है उसको दो, या फिर डबल ब्याज पर जाओ मुझसे पैसा लो। वो डबल ब्याज पर लिया, नहीं हुआ तो थर्ड टाइम क्या हुआ कि फाइनली उसकी ज़मीन जो है वो मनी लेंडर ने कैप्चर कर ली। इस तरह के केसेस जो है वो देखे गए, और कहीं ना कहीं ये फिर बाद में कंट्रीब्यूट करता है 1857 के विद्रोह में। तो ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद महलवाड़ी सेटलमेंट की अगर हम बात करें, अब यहाँ पर सबसे पहले तो याद रखना कि हॉल्ट मैकेंजी था जिसने ये टर्म कॉइन की थी, और 1822 में इंप्लीमेंट हुई थी। कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट यूपी या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब और हरियाणा, पंजाब हरियाणा वाला रीजन और आगरा। अब कहानी कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर बड़े किसान थे या उतने बड़े किसान नहीं थे, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये कि यहाँ पर जो है वो क्लस्टर सिस्टम था, और विलेज हेड जो था उसका बड़ा दबदबा था। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे विलेज हेडमैन को बोला कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करके हमें दोगे, तो इसको कहा जाता है महलवाड़ी सेटलमेंट। देन उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज की अगर हम बात करें कि इसका क्या परिणाम रहा, तो सबसे पहला है कि मनी लेंडर्स का एक्सप्लॉयटेशन, जिसको हमने बात की कि रेवेन्यू जब अगर वो नहीं पे कर पा रहे हैं, उनके पास उनकी क्रॉप अच्छी नहीं हुई, तो वो मनी लेंडर के पास गए फार्मर। जब जब फार्मर जो है वो मनी लेंडर के पास गए, तो मनी लेंडर ने जो है वो हाई इंटरेस्ट पे जो वो लोन प्रोवाइड किया। हाई इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करना मतलब एक्सप्लॉयटेशन। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई, क्योंकि जैसे अदर सेक्टर्स थे उनका उनमें अनएम्प्लॉयमेंट होनी शुरू हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसका सबसे बड़ा रीज़न है। फेमाइंस, जब फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई, तो डेफिनेटली क्लियर बात है कि ये रिजल्ट होता है फेमाइंस में। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की जो कैश क्रॉप्स थी उनके प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, लाइक कॉटन, इंडिगो, इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। नो रिफॉर्म्स, अब यहाँ पर क्या है कि मनी लेंडर्स या फिर अगर हम बात करें जो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किए थे, उनका जो मेन टारगेट था वो रेवेन्यू कलेक्शन था। उन्होंने एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, रिफॉर्म्स की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने सोचा ही नहीं कि ज़मीन जो है वो बंजर होगी, इससे प्रोडक्शन नहीं होगी, लेकिन उनको पैसे से मतलब था। तो फाइनली ये सब रिजल्ट जो है वो, इसके रिजल्ट दिखते हैं 1857 के विद्रोह में, जिसमें जो है वो आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया और यूपी जो आपका रीजन है, यूपी वाला रीजन, बिहार वाला रीजन, यहाँ से ज़मींदार ने भी रिवोल्ट किया था अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है, वो है रामोसी रिवोल्ट। रामोसी रिवोल्ट 1822 से लेकर 1830 तक चला, महाराष्ट्र में ही हुआ था। इसका जो लीडर था वो था चित्तौड़ सिंह। लीडर का नाम याद रखना जरूरी है, और रामोसी रिवोल्ट हुआ कहाँ पर है ये याद रखना जरूरी है। रीजंस कॉमन कारण होते हैं, देखो फेमाइन कारण था, टैक्स बर्डन था, ब्रिटिश ने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया, ऊपर से ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि मनी लेंडर्स को सपोर्ट किया, जो सप्रेशन कर रहे थे। लाइक जो कॉमन फार्मर्स थे या कॉमन जो आदमी लोग थे, उनको ये लगता था आम आदमी को कि ब्रिटिशर सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ब्रिटिशर सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यू लॉ जस्टिस सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसमें कॉमन पीपल का फेथ था। लेकिन वो सपोर्ट करते थे जिसके पास पैसा है, और पैसा किसके पास था, बड़े ज़मींदार और मनी लेंडर्स के पास। तो फाइनली क्या होता था कि जो सोसाइटी से प्रोस्पेरिटी थी वो खत्म हो रही थी, और इसका रिजल्ट जो रहता है वो रिवोल्ट, और रिवोल्ट का फाइनल जो एक्शन ब्रिटिश की तरफ से रहता है वो होता है सप्रेशन। तो फाइनली बात है कि चित्तौड़ सिंह को भी मार दिया जाता है, और इसमें जो है वो काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद चार्टर एक्ट की अगर हम बात करें, तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछा गया है। इसके 3-4 प्रोविजंस ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो है कि कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी जो 20 साल की दी थी वो खत्म हो गई। सिर्फ ये कहा कि चाइना से जो ट्रेड हो रहा है वो, और जो इंडिया की टी ट्रेड है, यानी कि टी ट्रेड और चाइनीज ट्रेड, इनके ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा। क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो भारत में आए थे चार्टर एक्ट 1813 के अंडर, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। देन उसके बाद ये कहा गया कि चार्टर एक्ट 1813 के तहत कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, 1 लाख रुपए जो है वो एजुकेशन के ऊपर खर्च करेगी, ऐसा कहा गया। उसके बाद नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड आर्मिस्ट। इनके बारे में अगर हम बात करें तो 1823 से लेकर 28 तक जो है वो उनका टेन्योर रहा। इनके टाइम पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, सोशल इवेंट सबसे ज़्यादा हुए हैं, तो सबसे पहले 1824 में याद रखना संस्कृत कॉलेज बनाया गया, और बैरकपुर म्यूटनी जो है वो हुई है। ये बैरकपुर म्यूटनी भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट अटैक था रिलीजियस सेंटीमेंट के ऊपर इंडियन सिपाही के, तो इसलिए जो वो रिवोल्ट करते हैं। 1824 से लेकर 26 के बीच में फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर
अब यहाँ से ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, पंजाब, दे नो दैट पंजाब जो है वो सेफ है, वहाँ वाले रीजन पे महाराजा रंजीत सिंह है तो कोई डर नहीं, तो इन्होंने बर्मा को अनेक्स करना शुरू कर दिया, इन्होंने अदर जो इंपॉर्टेंट टेरिटरीज थी भारत के अराउंड में उनको कैप्चर करना शुरू कर दिया, ताकि ट्रेड बेनिफिट हो, ताकि रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा है। इसका रिजल्ट होता है ट्रीटी ऑफ यंदबो, एक बार एग्जाम में पूछी गई है, ऑलरेडी एचएस में भी क्वेश्चन आ रखा है। 1826 में ट्रीटी हुई, और मैच द फॉलोइंग में ये इवेंट जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए हम इसको सीक्वेंस वाइज साथ में कवर कर रहे हैं। 1828 में जो है वो ब्रह्मो समाज बनाया गया था। इससे पहले जो है वो आत्मीय सभा बनी थी। जो ये आत्मीय सभा बनी थी ये कौन से ईयर में बनी थी, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें 1826 से लेकर 1830, यंग बंगाल मूवमेंट, हमने बात करी थी हिंदू कॉलेज की जो बना था 1817 में, ठीक है। डेविड हरे, राजाराम मोहन रॉय और राधाकांत देव, इन तीन का इंपॉर्टेंट रोल था। और अगर हम बात करें यंग बंगाल मूवमेंट की, तो ये शुरू की थी एक जो टीचर थे हेनरी लुइस विवान दियोर्जो। ये जो हेनरी थे, ठीक है, हेनरी विवांजो भी इनको कहा गया है, इन्होंने जो है वो लीड किया था यंग बंगाल मूवमेंट को इन हिंदू कॉलेज। अब यहाँ पर इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, सोशल रिफॉर्म्स का पहला, देन उसके बाद एजुकेशन स्प्रेड करना मासेस के लिए, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेव ऑफ जस्टिस। एक्चुअल में क्या हुआ था कि ये एक टीचर थे और इन्होंने कोशिश करी कि जो इनके स्टूडेंट्स हैं उनमें जो है वो एक इंटेलेक्चुअल जो है वो नेशनलिज्म या सोशल अवेकनिंग की फीलिंग को जो है वो रेज किया जाए। इन्होंने जो है वो जो कॉलोनिज्म था उसके अगेंस्ट जो है वो एक वेव जो है वो शुरू की थी हिंदू कॉलेज में, बंगाल में या कलकत्ता में अगर हम बात करें जहां पर कॉलेज था। देन उसके बाद लास्ट मूवमेंट या लास्ट टॉपिक है हमारा ये आज का, वो है वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट के जो फाउंडर थे वो थे सैयद अहमद ऑफ राय बरेली। ये सैयद अहमद, दो पर्सनालिटीज आएंगे तो याद रखना ये राय बरेली वाले हैं, और ये जो है वो सुन्नी सेक्ट से बिलोंग करते थे, यानी कि इन्होंने जो है वो क्या किया, जो सुन्नी इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी उसको लीड किया। इन्होंने कहा कि प्योर टीचिंग्स जो है वो इस्लाम की उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं इनके कंट्रीब्यूशन रहे हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 में। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। जल्दी मिलते हैं क्लास 6 में।